प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष, और आज आपके साथ बात कर रहा हूं कुंडली मिलान को लेकर के। दर्शकों, मैं पहले भी कुंडली मिलान को लेकर के कुछ वीडियोस बना चुका हूं, आप उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। और आज मैं विशेषकर खास कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मान लो त्वरित ही कोई रिश्ता आता है और आप लोगों को सडनली यस और नो में कोई जवाब देना होता है। कई बार होता क्या है कि कुछ माता पिता कई लंबे समय से अपने, चाहे बेटे के लिए हो या बेटी के लिए हो, कोई रिश्ते की तलाश में होते हैं और काफ़ी समय तक जब ऐसे रिश्ते नहीं बन पाते हैं तो वो अंततोगत्वा बहुत जल्दी में उनको लगता है कि कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कई बार उनके पास ऐसे ज्योतिर्विद कोई सलाह देने वाले नहीं होते हैं कि जो कुंडली के बारे में उनको बता सकें। तो ऐसे में आप खुद भी घर बैठे कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आप देख सकते हैं और उसके बाद कुंडली मिलान तक उसको छोड़ दिया जाए और तब तक आप कुछ प्रतिशत उसमें दिलचस्पी दिखा सकते हैं हाँ ना बोलने में। खासकर इस कार्यक्रम के पीछे ये उद्देश्य है कि त्वरित आपको निर्णय तक पहुंचना हो तो क्या कर सकते हैं, या फिर अक्सर उन लोगों के लिए भी कामगार सिद्ध हो सकती है कि कोई व्यक्तिगत आजकल इस समय में लव एंड रिलेशनशिप की बात हो, उस समय कोई आपको निर्णय लेना है आगे बढ़ने से पहले, तो आप उसको मैरिज तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए आप कुछ ये नियम हैं जिनको आप देख सकते हैं, उसके बाद आगे निर्णय ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैं खास बात यहाँ पर बता रहा हूँ, चर्चा को शुरू करूँ। आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी नियमित रूप से लगातार आपको ज्ञानवर्धक चर्चाएं अध्यात्म और ज्योतिष की या कुंडली मिलान का हो तो आपको सभी प्रसंगानुसार समय समय पर आपको मिलते रहें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे खास नियमों के साथ कि जो हम घर बैठे, वैसे तो आपको जब भी कुंडली मिलान की बात हो तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए क्योंकि पूरे जीवन का सवाल। यहाँ पर मैं 2-4 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लग्न को देखें कुंडली में। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से हम कुंडली मिलान देख लेते हैं, हम गुण तक देखते हैं 18 गुण मिल गए या नहीं मिल गए। 18 गुण कोई मायने नहीं रखते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। गुण कितने मिल रहे हैं वो बात का विषय है। सबसे पहले आप कुंडली को निकालें, जन्मांक चक्र को निकालें, यानी बर्थ चार्ट को आप निकालें। उसमें आप लग्न देखें जहां पर क्रम से गिनती लिखी रहती है 1 2 3 4 5, आप उसको देखें, लग्न को देखें। प्रथम हाउस में यानी फर्स्ट हाउस में कौन सा जो अंक है वो लिखा हुआ है। लग्न में फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, यानी कौन सा अंक लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है। यानी अगर वहां पर सम संख्या लिखी हुई है, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, यदि वहां पर सम संख्या लिखी हुई है, मान लो 2 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ या 6 लिखा हुआ है, तो लड़के की कुंडली में अगर सम संख्या है लग्न की और लड़की की विषम है तो फिर आगे विचार करने की आवश्यकता होती है। फिर आप इसको कैंसिल करें। एक ही लग्न हो यानी सम लग्न दोनों के हों तो आप आगे दूसरे बिंदु पर पहुंचे। मान लो या तो दोनों को विषम ही हो या फिर दो वर और वधू यानी लड़का और लड़की की या तो सम लग्न हो या फिर विषम लग्न हो। दोनों ही लग्न हो तो ठीक है, क्योंकि दोनों विषम होंगे तब भी चलेगा और अगर दोनों सम होंगे तब भी चलेगा। इसमें इफेक्ट क्या है, अगर ये अलग अलग होते हैं तो खासकर ऐसे में क्या देखा जाता है कि मतभेद की स्थितियां ज्यादा बनती है, कलह क्लेश की स्थितियां बन जाती है। आपस में सामंजस्य तालमेल बैठाना बहुत कठिन होता है। वो आगे लंबा विषय, इसलिए मैं शॉर्ट में ही चर्चा करूंगा ताकि आप बात को समझ सकें और मेरे जो मूल बिंदु हैं, जो उद्देश्य हैं, वो आप तक पहुंच सके। उसके बाद हम लोग राशि पर नजर डालते हैं। पहले तो हमने लग्न पर नजर डाला, अब हम राशि पर नजर डालते हैं। यदि राशियों में भी दोनों के सम हैं या फिर दोनों की विषम राशि हैं तो भी हम इस पर जो है इससे आगे चल जाएंगे। कारण क्या है कि अगर ये विषम होते हैं तो कहीं ना कहीं आगे, या मान लो एक के सम एक के विषम है, उसमें आपस में सामंजस्य नहीं है तो ये आगे संतान के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। या तो सम ही राशियां हो या फिर दोनों की विषम ही राशि हो। 2 बिंदु यहां पर हैं। क्योंकि इसका प्रभाव क्या है, क्योंकि ग्रह गोचर काल की स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज के समय में जो ज्योतिर्विद जो होते हैं वो जो नियम सिद्धांत लागू करते हैं, आजकल नवमांस में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, खैर मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो उसमें होता क्या है कि अगर सम राशि है, मान लो कि मेष राशि है और मेष राशि ही लड़की की है
या फिर विषम राशि है तो उसके बाद तीसरी राशि है तो ठीक है, या फिर सम राशि है तो दोनों की सम हो, और विषम है तो दोनों की विषम हो। उसमें क्या है कि मान लो मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं। मान लो कि मेष राशि लड़की की है और इस समय क्योंकि बृहस्पति जो है संतान कारक ग्रह है, समझ रहे हैं, और मान लो कि इस समय बृहस्पति कहां गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, और अगर मेष लग्न लड़की का या लड़के का किसी का भी लगा लो, एक का है, और ग्रह गोचर में इस समय संतान के लिए बृहस्पति देव कहां से एकादश भाव में बैठे हुए मेष राशि के लिए, तो उसकी जो सप्तम दृष्टि है, उसका जो कहीं ना कहीं संबंध है वो पंचम हाउस से बन रहा है, फिफ्थ हाउस से बन रहा है, और फिफ्थ हाउस हमारे यहाँ संतान के लिए देखा जाता है, विद्या के लिए देखा जाता है। तो फिफ्थ हाउस से उसका संबंध बन रहा है, सातवीं दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति वहां पर देख रहे हैं। 9, 5 और 7 को बृहस्पति पूर्ण देखते हैं, ठीक है। दृष्टियां भी जो है किस प्रकार से होती है, कहां पर जो है कितने दृष्टि से कहां पर पूर्ण देखा जाता है, अर्ध देखा जाता है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, जो आपके लाइव वीडियो है जिस पर आप देख रहे हैं, तो आप प्रमाणिक जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। कोई मुहूर्त है, जन्म कुंडली से संबंधित या फिर रत्न रुद्राक्ष आदि की सलाह है, आप व्यक्तिगत रूप से इनकी जानकारियां भी ले सकते हैं, और घर बैठे कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप नीचे अपॉइंटमेंट नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहां पर खास बात क्या है कि यदि मेष लग्न का है तो एकादश भाव से फिफ्थ हाउस में कौन सी दृष्टि रहेगी, पूर्ण दृष्टि रहेगी। यदि वृषभ राशि के हिसाब से हम मान लें तो फिर कहां होगा, फिर हमारे जो वृषभ राशि के हिसाब से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ऐसे में हमारा जो यहां पर बृहस्पति होंगे वो 10वें घर में हो रहे हैं, तो वहां से कोई संबंध जो है पंचम हाउस का नहीं बन रहा है। तो ये संतान, ये इसका एक लॉजिक, एक सूत्र है। अगर वहां से उसका कोई संबंध है, वहां पर वो किसी दृष्टि से देख रहा है, चाहे एक पाद दृष्टि हो या फिर द्विपाद दृष्टि, कोई भी उसका संबंध वहां पर बन रहा है, या कोई राशिगत संबंध बन रहा है, कोई मैत्री का बन रहा है, तो ऐसे में वो वहां पर दोष को खत्म कर देता है। तो मूल पॉइंट क्या है, 2 बिंदु क्या बताए, राशि सम और लग्न सम, 2 बिंदु दिया। अब हम तीसरे पर चलते हैं, जिसको अष्टकूट मिलान कहते हैं, जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर सकते हैं, अपने फोन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप, किसी पर भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें गुण आपको प्रॉपर वही दिखाएगा। लेकिन उसमें जो दोष दिखा देता है और दोष का परिहार है, वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, वो मैनुअली आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप अच्छे ज्योतिर्विद से उससे सलाह लें, और क्योंकि पूरे जीवन का सवाल है, इसलिए आप उसके तीसरी अष्टकूट मिलान पर जाएं। अब अष्टकूट मिलान को हम पूरा ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी चर्चा। सबसे पहले आप अष्टकूट में ग्रह मैत्री पर जाएं। ग्रह मैत्री को 5 अंक मिलते हैं, और 5 में से आपको इसमें करना क्या है कि आपके 50+ होने चाहिए, यानी 5 में से आपके कम से कम 2.5 होता है, तो 2.5 से बढ़कर के 3 होगा, यानी कम से कम 3 अंक इसमें मिलने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे गण की, क्योंकि गण यहां पर मिलान होना बहुत जरूरी है। गण को आपके 6 अंक मिलते हैं, लेकिन इसमें भी आपको यह देखना है कि जहां पर बैर ना हो जिन गणों का, इसको भी आपको प्रॉपर अच्छे से विचार करना है। उसके बाद नाड़ी, क्योंकि नाड़ी भी बहुत अहम हो जाती है। नाड़ी कैंसिलेशन को लेकर के मैं उसके लिए वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं कि नाड़ी का परिहार कैसा होता है, उपाय क्या होते हैं। तो आप इन चीजों पर जरूर विचार करें। उसके बाद बात आती है मांगलिक की, थोड़ा विचार इस पर कर लेना चाहिए।